नमस्कार। आज हम नागरिकता के विचार पर अ, थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ, सुनने में तो लगता है कि भाई नागरिक होना, सिटीजन होना सीधी सी बात है। बिल्कुल। पर जैसे ही हम इसे थोड़ा खंगालते हैं, जो स्रोत हमारे पास हैं वो बताते हैं कि मामला उतना सीधा है नहीं, काफी पेचीदा है। हाँ, अक्सर कहते हैं कि नागरिकता यानी किसी राजनैतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता। लेकिन इस पूर्ण और समान सदस्यता का असल मतलब क्या है? खासकर आज की दुनिया में जहाँ इतनी असमानता है, लोग यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें कोई देश अपना नागरिक मानने को ही तैयार नहीं। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों के जरिए समझें कि नागरिकता का जो वादा है और जो जमीनी हकीकत है उसमें कहाँ फासले हैं। हाँ, नागरिक और राष्ट्र का रिश्ता क्या है, नागरिकता मिलती कैसे है। और ये भी देखेंगे कि क्या कोई वैश्विक नागरिकता जैसी चीज मुमकिन है या होनी चाहिए। और हाँ, उन लोगों की मुश्किलों को भी नहीं भूलना है जो राज्य विहीन है, स्टेटलेस है। उनकी स्थिति शायद सबसे साफ दिखाती है कि नागरिक होने का मतलब क्या है और न होने का मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पड़ताल को। तो पहली बात, नागरिकता है क्या? जैसा हमने कहा, एक परिभाषा तो है राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता। ये एक तरह की सामूहिक राजनीतिक पहचान है जो देश अपने सदस्यों को देता है, जैसे भारतीय होना या जापानी या जर्मन। और इस पहचान से कुछ उम्मीदें जुड़ जाती हैं। हाँ, कि भाई आपको कुछ अधिकार मिलेंगे, सुरक्षा मिलेगी। खासकर जब आप अपने देश से बाहर हों, तब उम्मीद करते हैं कि आपका देश आपकी मदद करेगा, आपकी सुरक्षा करेगा। और देश के अंदर भी कुछ बुनियादी अधिकार तो होते ही हैं। इसका महत्व शायद सबसे ज्यादा तब समझ आता है जब हम उन लाखों लोगों के बारे में सोचते हैं जो शरणार्थी हैं या जिन्हें अवैध प्रवासी कहा जाता है। कोई देशों ने अपनाने को तैयार नहीं, न उनके पास कोई खास अधिकार, न सुरक्षा। संघ के राष्ट्र की सदस्यता के लिए। ये दिखाता है कि नागरिकता कितनी कितनी अहमियत रखती है लोगों के लिए। हाँ, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो अधिकार नागरिकों को मिलते हैं, क्या वो वाकई सबके लिए पूर्ण और समान है? ये एक बड़ा सवाल है। मतलब लोकतांत्रिक देशों में कुछ अधिकार तो आमतौर पर मान ही जाते हैं, जैसे वोट डालने का अधिकार हो गया, अपनी बात कहने की आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपने धर्म को मानने की आजादी। फिर कुछ सामाजिक आर्थिक अधिकार भी हैं, जैसे काम करने का अधिकार, न्यूनतम मजदूरी पाने का हक, शिक्षा का अधिकार। इन सब के पीछे सिद्धांत तो यही है कि सभी नागरिक बराबर हैं, उनकी प्रतिष्ठा समान है। पर इतिहास देखें तो पता चलता है कि ये अधिकार ऐसे ही थाली में रखकर नहीं मिल गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। इनके पीछे बहुत लंबे संघर्ष हैं। चाहे वो पुरानी राजतंत्रों के खिलाफ लड़ाइयां हों, जैसे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, या फिर एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद से आजादी की लड़ाई, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ वो लंबा संघर्ष, ये सब बराबरी और अधिकारों के लिए ही थे। और ये संघर्ष रुके नहीं है, आज भी जारी हैं। हाँ, भारत में ही देख लें, महिला आंदोलन है, दलित आंदोलन है, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो अधिकार संविधान ने दिए हैं वो असल जिंदगी में भी मिले। तो ये दिखाता है कि नागरिकता सिर्फ एक बार मिल जाने वाला कोई कानूनी ठप्पा नहीं है। नहीं, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, अधिकारों को पाना, उन्हें बनाए रखना। इसमें एक और पहलू जोड़ा गया है स्रोतों में कि नागरिकता सिर्फ व्यक्ति और राज्य के बीच का रिश्ता नहीं है। हाँ, ये नागरिकों का आपस में भी एक रिश्ता है। एक दूसरे के प्रति, समाज के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। बिल्कुल, कुछ कानूनी बाध्यताएं हैं और कुछ नैतिक जिम्मेदारियां भी, जैसे समाज में भागीदारी करना, योगदान देना। और ये भी कि हम देश के सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधनों के वारिस भी हैं और न्यासी यानी ट्रस्टी भी, रखवाले भी। अच्छा लगता है। हाँ, पर असलियत क्या है? स्रोतों में एक बड़ा मजेदार उदाहरण दिया है भरी हुई ट्रेन या बस का। अच्छा, क्या है वो? कि पहले तो लोग अंदर घुसने के लिए खूब धक्का मुक्की करते हैं। हाँ, होता है। और जब अंदर पहुंच जाते हैं तो दरवाजे पर ऐसे खड़े हो जाते हैं कि कोई और ना चढ़ पाए। हाँ, ये तो रोज दिखता है। एक हम अंदर वाले और वो बाहर वाले, ऐसी स्थिति बन जाती है। और स्रोत कहते हैं कि यही चीज हमें बड़े पैमाने पर भी दिखती है, शहरों में, राज्यों में, देशों में। खासकर जब संसाधन कम हो, नौकरियां, पानी, जमीन, शिक्षा, स्वास्थ्य। हाँ, तब आवाज उठने लगती है कि बाहरी लोगों को रोको, भले ही वो बाहरी लोग हमारे ही देश के नागरिक क्यों ना हो। मुंबई करों के लिए जैसे नारे इसी सोच का नतीजा है। ये हमें सीधे उस सवाल पर लाता है कि भाई इस पूर्ण और समान सदस्यता का मतलब क्या है फिर? क्या इसका मतलब ये नहीं कि देश के हर नागरिक को कहीं भी रहने, पढ़ने या काम करने का बराबर हक और मौका मिलना चाहिए? और इसी से जुड़ा है वो अधिकार, गमनागमन की स्वतंत्रता। हाँ, देश में कहीं भी आने जाने और बसने की आजादी बहुत जरूरी है, खासकर उन लाखों मजदूरों के लिए जो काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। हम रोज देखते हैं आईटी वाले बैंगलोर जा रहे हैं।
केरल की नर्सें पूरे देश में काम कर रही हैं। निर्माण मजदूर बड़े शहरों की तरफ खिंचे चले आते हैं। लेकिन होता क्या है, अक्सर स्थानीय लोग इसका विरोध करते हैं। उन्हें लगता है ये बाहरी लोग हमारी नौकरियां ले रहे हैं, हमारे संसाधनों पर बोझ बन रहे हैं। फिर मांग उठती है कि नौकरियां सिर्फ स्थानीय लोगों को दो या उन्हें दो जो स्थानीय भाषा जानते हो। और कभी-कभी तो ये विरोध हिंसक भी हो जाता है। बाहरी लोगों पर हमले होते हैं। यहाँ पर 1950 और 60 के दशक के अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन का जिक्र करना जरूरी है। हाँ, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का आंदोलन। वो अश्वेत लोगों के साथ जो भेदभाव हो रहा था, खासकर दक्षिणी राज्यों में, वो सेग्रीगेशन लॉज यानी पृथक्करण कानून, उनके खिलाफ लड़ रहे थे। वो कानून तो अश्वेतों को लगभग दुय्यम दर्जे का नागरिक मानते थे। हाँ, बसें अलग, स्कूल अलग, रेस्टोरेंट्स अलग, पानी पीने के नल तक अलग थे। और वोट देने का अधिकार भी बहुत सीमित था या था ही नहीं। किंग का तर्क था कि ये कानून सरासर अन्याय है, ये इंसान के आत्मगौरव पर चोट करते हैं। उन्होंने इसे सामाजिक कोड़ कहा था, जो समाज को बांटता है, लोगों के बीच दीवारें खड़ी करता है। और उन्होंने इसके खिलाफ शांतिपूर्ण अहिंसक विरोध का रास्ता अपनाया। ये इतिहास हमें आज के सवालों पर सोचने को मजबूर करता है। कैसे? जैसे जब हम सुनते हैं कि विदेश में, मान लीजिए गल्फ देशों में, भारतीय मजदूरों के साथ बुरा बर्ताव होता है, तो हमें गुस्सा आता है। हाँ, बिल्कुल आता है। हम सोचते हैं कि भाई जो कुशल लोग हैं उन्हें तो कहीं भी जाने और काम करने की आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन जब हमारे अपने शहर या इलाके में नौकरियों की कमी होती है, तब क्या हम बाहरी लोगों का उतना ही खुले दिल से स्वागत करते हैं? खासकर अगर वो गरीब और अकुशल मजदूर हों। क्या ये जो गमनागमन की स्वतंत्रता है, इसमें कहीं भी काम करने और बसने का अधिकार सबके लिए बराबर शामिल है? ये सवाल भारत में पूर्ण और समान सदस्यता की बहस के बिल्कुल केंद्र में है। एक तरफ संविधान है जो सबको बराबरी का हक देता है, दूसरी तरफ समाज की अर्थव्यवस्था की सच्चाइयां हैं जो अक्सर इस बराबरी के रास्ते में आ जाती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि लोकतंत्र में इन असहमतियों को, इन विवादों को सामने लाने और सुलझाने के रास्ते भी मौजूद हैं। हाँ, संविधान शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का अधिकार देता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है ये। लोग समूह बना सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदालतों में जा सकते हैं। कि विवादों का हल बातचीत से हो, संधिवार्ता से हो, विचार विमर्श से हो, जोर जबरदस्ती से नहीं। बिल्कुल। ये समान अधिकारों की बात को और आगे ले जाता है। क्या सिर्फ कानूनी अधिकार दे देना काफी है? हाँ, क्या पूर्ण और समान नागरिकता का मतलब ये भी है कि राज्य की कुछ जिम्मेदारी बनती है सभी नागरिकों के प्रति, चाहे वो अमीर हों या गरीब, कि उन्हें एक न्यूनतम जीवन स्तर, कुछ बुनियादी सुविधाएं मिलें। इस नजरिए से देखें तो शहरों में जो गरीब आबादी रहती है, उनकी हालत पर ध्यान जाता है। हर बड़े भारतीय शहर में आपको झुग्गी झोपड़ियां मिलेंगी, अवैध कब्जे वाली बस्तियां मिलेंगी, जहां लाखों लोग रहते हैं। और ये वो लोग हैं जो शहर के लिए बहुत जरूरी काम करते हैं। मजदूर, फेरी वाले, सब्जी बेचने वाले, घरों में काम करने वाले, सफाई कर्मचारी, रिक्शा चलाने वाले, मिस्त्री, छोटे मोटे कारोबारी भी कम मजदूरी पर बहुत मेहनत वाले काम करते हैं। लेकिन फिर भी उन्हें अक्सर अवांछनीय मेहमान जैसा माना जाता है। हाँ, उन पे इल्जाम लगते हैं कि ये गंदगी फैलाते हैं, अपराध करते हैं, शहर के संसाधनों पर बोझ हैं। जबकि सच तो यह है कि शहर उन पर बहुत कम खर्च करता है। उनकी रहने की हालतें देखिए। छोटे छोटे कमरों में कई लोग, ना साफ पानी, ना ढंग के शौचालय, ना सफाई का इंतजाम, जान माल की सुरक्षा भी नहीं। लेकिन पिछले कुछ सालों में थोड़ी जागरूकता बढ़ी है। सरकारें भी, एनजीओ भी और खुद झुग्गी बस्ती के लोग भी अपने अधिकारों को लेकर थोड़े सचेत हुए हैं। हाँ, जैसे फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों के लिए 2004 में एक राष्ट्रीय नीति बनी थी। उसका मकसद था कि उन्हें थोड़ी मान्यता मिले, उनका रेगुलेशन हो, ताकि पुलिस या नगर निगम वाले उन्हें बेवजह परेशान ना करें। और झुग्गी बस्तियों के लोग भी अब संगठित हो रहे हैं, अदालतों का दरवाजा खटखटा रहे हैं। यहाँ वो ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम का केस 1985 बहुत अहम है। हाँ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। क्या? कि संविधान का जो अनुच्छेद 21 है, जी। जीने का अधिकार, उसमें सिर्फ सांस लेने का अधिकार नहीं है। अच्छा। उसमें आजीविका का अधिकार भी शामिल है, राइट टू लाइवलीहुड। अच्छा, मतलब काम करके जीने का अधिकार। हाँ। और इसलिए कोर्ट ने कहा कि आप फुटपाथ पर रहने वालों को या झुग्गी वालों को यूं ही उठाकर फेंक नहीं सकते। अगर उन्हें हटाना जरूरी भी है तो पहले उनके रहने का कोई दूसरा इंतजाम, कोई वैकल्पिक आश्रय देना होगा। ये शहरी गरीबों के अधिकारों को मान्यता देने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। शहरी गरीबों के अलावा एक और समूह है जिनका जिक्र जरूरी है, आदिवासी और वनवासी समुदाय। हाँ,
उनकी तो पूरी जिंदगी उनकी रोज रोटी जंगल और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी है। लेकिन बढ़ती आबादी, जमीन की जरूरत, फिर ये माइनिंग यानी खनन, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, टूरिज्म, इन सब की वजह से उनकी पारंपरिक जीवन शैली, उनकी आजीविका सब खतरे में पड़ गई है। सरकार के सामने भी एक दुविधा रहती है। एक तरफ विकास की जरूरत है, दूसरी तरफ इन समुदायों के अधिकारों और उनके संस्कृति की रक्षा करनी है। ये एक बहुत मुश्किल संतुलन है और ये सिर्फ आदिवासियों का मुद्दा नहीं है, ये हम सब का मुद्दा है। हाँ, क्योंकि ये सवाल उठाता है कि विकास का मतलब क्या हो, किसके लिए हो, कैसा हो, जो टिकाऊ भी हो और जिसमें सबका ध्यान रखा जाए। तो ये साफ है कि सबको बराबर अधिकार देना ये कहने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल है। अलग अलग समूहों की जरूरतें अलग अलग हैं, उनकी समस्याएं अलग हैं। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि एक समूह को अधिकार देने से दूसरे समूह के हितों को चोट पहुंचती है। तो समान अधिकार का मतलब शायद ये नहीं है कि सबके लिए बिल्कुल एक जैसी नीतियां बना दी जाए। हाँ, बल्कि शायद ये है कि सबकी अलग-अलग जरूरतों और हालात को ध्यान में रखा जाए, ताकि समाज में गैर बराबरी कम हो, ज्यादा बराबरी आए। यहाँ टी.एच. मार्शल का जिक्र किया गया है, एक समाजशास्त्री थे। हाँ, उन्होंने नागरिकता पर काफी काम किया है। उन्होंने कहा कि नागरिकता एक तरह की प्रतिष्ठा है, एक स्टेटस है, जो समुदाय के पूर्ण सदस्यों को मिलता है और इसमें अधिकार और कर्तव्य दोनों शामिल हैं। और उन्होंने नागरिकता के 3 तरह के अधिकारों की बात की थी। कौन कौन से? एक तो नागरिक अधिकार, जैसे कानून के सामने बराबरी, बोलने की आजादी, अपनी संपत्ति रखने का अधिकार। ठीक है। दूसरे, राजनैतिक अधिकार, जैसे वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, यानी शासन में भागीदारी। और तीसरा? तीसरा, सामाजिक अधिकार। इसमें शिक्षा पाने का अधिकार, स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार, बेरोजगारी या बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा पाने का अधिकार, ये सब आता है। मार्शल का मानना था कि ये तीनों तरह के अधिकार जब मिलते हैं तभी कोई व्यक्ति समाज का पूर्ण सदस्य बनता है। और ये नागरिकता, ये अधिकार समाज में जो वर्ग के आधार पर असमानता होती है उसको कम करने में मदद करते हैं। लेकिन जैसा हमने पहले भी देखा, इन अधिकारों को कागज से उतारकर जमीन पर लाना वो एक लगातार चलने वाला संघर्ष है। अच्छा, अब जरा नागरिक और राष्ट्र के रिश्ते पर आते हैं। हाँ, आज की दुनिया तो राष्ट्र राज्यों यानी नेशन स्टेट्स में बंटी हुई है। हर राष्ट्र राज्य की अपनी सीमाएं हैं, अपनी सरकार है। और अक्सर हर राष्ट्र राज्य अपनी एक खास पहचान बनाने की कोशिश करता है। ये पहचान कई चीजों से जुड़ती है, भाषा, संस्कृति, साझा इतिहास, झंडा, राष्ट्रगान। हाँ, राष्ट्रीय प्रतीक। लेकिन ज्यादातर देश आज बहुत विविध हैं। बिल्कुल। एक ही देश में कई धर्मों, कई भाषाओं, कई संस्कृतियों के लोग रहते हैं। ऐसे में जो लोकतांत्रिक राज्य हैं वो कोशिश करते हैं कि एक ऐसी राष्ट्रीय पहचान बने जो समावेशी हो, जिससे सब खुद को शामिल महसूस करें। पर व्यवहार में ये बहुत मुश्किल होता है। हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि जो बहुसंख्यक समूह है उसकी भाषा, उसकी संस्कृति या उसके धर्म को ज्यादा अहमियत मिल जाती है। और जो अल्पसंख्यक समूह हैं, उन्हें लगता है कि राष्ट्र से जुड़ने के लिए उन्हें अपनी अलग पहचान को दबाना पड़ रहा है या छोड़ना पड़ रहा है। फ्रांस का उदाहरण दिया गया है स्रोतों में। हाँ, फ्रांस खुद को एक धर्मनिरपेक्ष और समावेशी देश कहता है। वो उत्तरी अफ्रीका से आए अप्रवासियों को भी नागरिकता देता है, लेकिन वहाँ उम्मीद की जाती है कि सार्वजनिक जीवन में, मतलब पब्लिक स्फीयर में, सब फ्रांसीसी भाषा और संस्कृति को अपनाएं। निजी जीवन में आप अपने धर्म, अपने रिवाज मान सकते हैं। लेकिन ये पब्लिक और प्राइवेट का बंटवारा हमेशा इतना साफ नहीं होता। जैसे स्कूलों में सिख बच्चों की पगड़ी पर पाबंदी लगा दी गई, या मुस्लिम लड़कियों के हेडस्कार्फ पर कहा गया कि ये धार्मिक प्रतीक हैं और इन्हें स्कूल जैसी सार्वजनिक जगह पर नहीं लाना चाहिए। जाहिर है, इस तरह के नियम कुछ खास धार्मिक समूहों को दूसरों से ज्यादा प्रभावित करते हैं। नागरिकता देने के तरीके भी हर देश में अलग अलग हैं। हाँ, कुछ देश हैं जो धर्म या जातीय मूल को ज्यादा महत्व देते हैं, जैसे इजराइल यहूदी मूल को देता है। या जर्मनी में, जहां इतने सालों से तुर्की मजदूर रह रहे थे, उनके जर्मनी में जन्मे बच्चों को भी नागरिकता देने पर बहुत लंबी बहस चली। जातीय मूल को ज्यादा अहमियत दी जाती थी। भारत ने आजादी के बाद क्या रास्ता चुना? भारत ने एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्य बनने का फैसला किया। हमारा स्वतंत्रता आंदोलन बहुत व्यापक था, उसमें अलग अलग धर्मों, इलाकों, संस्कृतियों के लोग शामिल थे। और 1947 में देश के बंटवारे के बावजूद हमारे नेताओं ने संविधान बनाते समय इस बात पर जोर दिया कि भारत का चरित्र धर्मनिरपेक्ष और समावेशी होगा। संविधान में कोशिश की गई कि भारत की जो जबरदस्त विविधता है उसे सम्मान मिले, उसे जगह मिले। अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए।
धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी दी गई। महिलाओं के अधिकारों की बात हुई। अंडमान निकोबार जैसे दूर-दराज के समुदायों का भी ध्यान रखा गया। लक्ष्य ये था कि लोग अपनी निजी आस्था, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को छोड़े बिना भी देश के बराबर नागरिक बन सके। गणतंत्र दिवस की परेड में जो अलग-अलग राज्यों की झांकियां निकलती हैं, हाँ, वो शायद इसी विचार को दर्शाने की कोशिश है। कानूनी तौर पर देखें तो भारत में नागरिकता कैसे मिलती है? इसके प्रावधान संविधान के भाग 2 में है और बाद में नागरिकता कानून भी बना। नागरिकता मिलने के मुख्य आधार हैं जन्म से, वंश से, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण से, या फिर अगर कोई नया इलाका भारत में शामिल हो जाए। और संविधान साफ तौर पर कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि बनाए रखने और अपने शैक्षणिक संस्थान चलाने का अधिकार है। लेकिन जैसा हमने पहले भी बात की, इन सब समावेशी प्रावधानों के बावजूद जमीनी हकीकत में संघर्ष तो हैं, विवाद भी हैं। चाहे वो महिलाओं की बराबरी के हक की लड़ाई हो, या दलितों का समानता और सम्मान के लिए आंदोलन, या फिर विकास के नाम पर विस्थापित हुए लोगों का संघर्ष। ये सब क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक नागरिकता कोई ऐसी चीज नहीं है जो पूरी तरह हासिल हो चुकी है। हाँ, ये अभी भी एक मंजिल से ज्यादा एक सफर है, एक आदर्श है, एक प्रोजेक्ट है जिस पर काम चल रहा है। और लोकतंत्र में ये जरूरी है कि इन मांगों पर, इन संघर्षों पर खुले दिमाग से बातचीत हो। बिल्कुल। लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो शायद इन बहसों के दायरे से भी बाहर रह जाता है। कौन? वो लोग जिनके पास किसी भी देश की नागरिकता नहीं है, राज्य विहीन लोग। हाँ, ये एक बहुत ही गंभीर मानवीय संकट है आज की दुनिया में। जब हम शरणार्थी या अवैध आप्रवासी जैसे शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे जहन में उन लोगों की तस्वीरें आती हैं जो युद्ध से या अकाल से या जुल्म से भागकर कहीं और पनाह लेने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो सीरिया से भागकर यूरोप जाने वाले हों, या म्यांमार से रोहिंग्या मुसलमान हों, या फिलिस्तीनी हों। ये वो लोग हैं जिन्हें या तो उनका अपना देश नागरिक नहीं मानता, या वो वहां वापस जा नहीं सकते। और जिस देश में वो पहुंचे हैं, वो देश भी उन्हें नागरिकता देने को तैयार नहीं है। नतीजा, वो राज्य विहीन यानी स्टेटलेस हो जाते हैं। उनके पास किसी देश का पासपोर्ट नहीं होता, कोई कानूनी पहचान नहीं होती। सोचिए, बिना किसी देश की नागरिकता के जीवन कैसा होता होगा? आप कानूनी तौर पर काम नहीं कर सकते, आपके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, आप कोई संपत्ति नहीं खरीद सकते, बैंक खाता नहीं खोल सकते। अक्सर उन्हें शरणार्थी कैंपों में रहना पड़ता है, या फिर शहरों में छिपकर अवैध रूप से। संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है UNHCR, जो शरणार्थियों की मदद के लिए काम करती है। लेकिन ये समस्या इतनी बड़ी है और देशों के सामने भी एक मुश्किल सवाल खड़ा हो जाता है कि कितने लोगों को शरण दें, कहाँ रखें। मानवीय आधार पर मदद करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता भी होती है, अपने संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ की भी चिंता होती है, अपने समाज पर असर की भी। भारत की भी एक परंपरा रही है उत्पीड़ित लोगों को शरण देने की। हाँ, जैसे 1959 में दलाई लामा और उनके साथ आए तिब्बती शरणार्थियों को भारत ने पनाह दी। लेकिन पड़ोसी देशों से भी लगातार लोग आते रहते हैं, युद्ध के कारण या आर्थिक कारणों से, और उनमें से बहुत से लोग सालों तक, कई बार तो पीढ़ियों तक, बिना नागरिकता के यहीं रह जाते हैं। ये जो राज्य विहीनता की स्थिति है, ये नागरिकता के पूरे विचार पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाती है। हाँ, अगर नागरिकता ही अधिकारों की, सुरक्षा की, पहचान की गारंटी है, तो फिर उन लाखों करोड़ों लोगों का क्या, जिनके पास किसी भी देश की नागरिकता नहीं है? क्या उनके कोई अधिकार नहीं होने चाहिए? क्या कोई और तरीका हो सकता है उन्हें पहचान और सुरक्षा देने का? यहीं से वो विचार आता है विश्व नागरिकता का, ग्लोबल सिटीजनशिप। विश्व नागरिकता, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये मुमकिन है? ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव तो नहीं। देखिए, स्रोत कुछ उदाहरण देते हैं जो दिखाते हैं कि दुनिया आज कितनी जुड़ गई है। जैसे 2004 में जब सुनामी आई थी, तो पूरी दुनिया से मदद उमड़ पड़ी थी उन देशों के लिए जो प्रभावित हुए थे। हाँ, ये तो था। या फिर आतंकवाद को देखिए, ये अब किसी एक देश की समस्या नहीं रही, आतंकवादियों के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क हैं। सही कहा। या कोई बीमारी फैलती है, जैसे बर्ड फ्लू फैला था, या अभी हाल में कोविड-19, तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, और उससे निपटने के लिए सभी देशों को मिलकर काम करना पड़ता है। इंटरनेट, टीवी, मोबाइल फोन, इन सब ने दुनिया को बहुत छोटा कर दिया है। हाँ, कहीं भी कुछ होता है हमें तुरंत पता चल जाता है। हम युद्धों को, त्रासदियों को लाइव देख रहे होते हैं। इससे एक तरह की वैश्विक सहानुभूति पैदा होती है, एक साझा चिंता का भाव आता है। जो लोग विश्व नागरिकता की वकालत करते हैं,
वो कहते हैं कि देखो, भले ही आज कोई विश्व सरकार या वैश्विक समाज ना हो, लेकिन लोग अब सिर्फ अपने देश के बारे में नहीं सोचते, वो राष्ट्रीय सीमाओं के पार भी जुड़ाव महसूस करने लगे हैं। और हमें इस भावना को और मजबूत करना चाहिए। इसी से विश्व नागरिकता की तरफ बढ़ा जा सकता है। उनका तर्क ये भी है कि आज दुनिया के सामने कई समस्याएं ऐसी हैं जिनसे कोई एक देश अकेले निपट ही नहीं सकता। जैसे जलवायु परिवर्तन, हाँ, या बड़े आर्थिक संकट, महामारियां, शरणार्थियों की समस्या। इन सब के लिए वैश्विक सहयोग जरूरी है। तो सवाल उठता है कि क्या राष्ट्रीय नागरिकता, जो हमें अपने देश से अधिकार और सुरक्षा दिलाती है, क्या वो काफी है? या हमें अब मानवाधिकारों के बारे में और एक वैश्विक जिम्मेदारी के नजरिए से सोचने की जरूरत है? विश्व नागरिकता का विचार शायद उन समस्याओं का हल निकालने में ज्यादा मददगार हो सकता है जो किसी एक देश की सीमा में बंधी नहीं है। खासकर प्रवासियों और राज्य विहीन लोगों की समस्या। क्या विश्व नागरिकता के जरिए हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हर इंसान को, चाहे वो किसी भी देश का नागरिक हो या न हो, कुछ बुनियादी अधिकार और सुरक्षा मिले? ये एक अहम सवाल है, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आज भी लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने राष्ट्रीय नागरिकता ही रखती हैं। हाँ, अपने देश के भीतर बराबरी के लिए, न्याय के लिए लड़ना, वो संघर्ष आज भी उतना ही जरूरी है। उन समस्याओं का हल आखिर में उसी देश के समाज और सरकार को ही निकालना होगा। वो पूर्ण और समान राष्ट्रीय नागरिकता का लक्ष्य अभी भी बहुत अहम है। तो शायद विश्व नागरिकता राष्ट्रीय नागरिकता का कोई विकल्प नहीं है। हाँ, बल्कि ये उसका एक पूरक विचार हो सकता है, एक एक्सटेंशन। ये हमें याद दिलाता है कि हम सब एक ही ग्रह पर रहते हैं, हमारी समस्याएं आपस में जुड़ी हुई हैं, हमारा भविष्य जुड़ा हुआ है। और इसलिए हमें अपनी सोच को थोड़ा और बड़ा करने की जरूरत है, सीमाओं के पार देखने की जरूरत है, सहयोग करने की जरूरत है। बिल्कुल। तो आज हमने नागरिकता की कई परतों को खोलने की कोशिश की। हाँ, हमने देखा कि ये सिर्फ एक कानूनी पहचान का मामला नहीं है। इसमें अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, पहचान का सवाल है, अपनेपन का एहसास है, बहुत कुछ जुड़ा है इससे। हमने पूर्ण और समान सदस्यता के वादे और जमीनी हकीकत के बीच जो तनाव है उसको समझा। चाहे वो देश के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले प्रवासियों का संघर्ष हो, या शहरों में रहने वाले गरीबों की अपने हक की लड़ाई हो, या फिर समाज के हाशिए पर पड़े दूसरे समूहों की आवाज हो। हमने राष्ट्र और नागरिक के बदलते रिश्तों पर बात की, राज्यविहीन लोगों की तकलीफ को महसूस करने की कोशिश की, और आखिर में वैश्विक नागरिकता के उभरते हुए विचार पर भी गौर किया। ये तो साफ है कि अपने देशों में सभी नागरिकों के लिए बराबरी और सम्मान हासिल करने का संघर्ष बहुत जरूरी है। हाँ, और वो संघर्ष जारी रहना चाहिए। लेकिन साथ ही जैसे जैसे दुनिया और जुड़ रही है, हमारी चुनौतियां वैश्विक होती जा रही हैं। तो ये सवाल भी हमारे सामने है, जिस पर शायद हमें और सोचने की जरूरत है कि राष्ट्रीय सीमाओं के पार हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, और भविष्य में ये जिम्मेदारियां क्या शक्ल ले सकती हैं। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो शायद आने वाले समय में और भी अहम होता जाएगा।